नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नोटबुक में गोता लगा रहे हैं, एल्बर्ट हबर्ड की नोटबुक। जी हाँ, ये कोई आम किताब नहीं है। ये तो उनके विचारों का, उनके दर्शन का और जीवन पर उनकी जो टिप्पणियां थीं, उनका एक तरह से संग्रह है। हमारा स्रोत है नोटबुक ऑफ एल्बर्ट हबर्ड। बिल्कुल। और एल्बर्ट हबर्ड खुद भी एक असाधारण व्यक्ति थे। हाँ, स्रोत उन्हें अपने समय की एक सकारात्मक मानवीय शक्ति कहता है। एक ऐसे इंसान जिन्होंने व्यापार, कला, साहित्य, दर्शन सब में अपनी छाप छोड़ी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उनकी तुलना जेफरसन से की गई है, लोकतंत्र और जीवन को सरल बनाने के मामले में। और स्वतंत्रता के प्रेम के लिए पेन से भी। ऐसा लगता है जैसे उनके पास विचारों के खजाने तक सीधी पहुंचती है ना, जैसे शेक्सपियर के पास होती है। वो बड़ी आसानी से महत्वपूर्ण बातें निकाल लाते थे। उनकी यही खासियत थी। वो जटिल विचारों का सार पकड़ लेती थीं और उसे बहुत ही सरल, यादगार शब्दों में कह देती थीं। उनमें मानव मनोविज्ञान की, समाज की ज़रूरतों की और अलग-अलग लोगों की आकांक्षाओं की गहरी समझ थी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस नोटबुक से जो सबसे जरूरी ज्ञान है, जो अंतर्दृष्टि के मोती हैं, उन्हें निकालें। हाँ, ताकि श्रोताओं को हबर्ड के विश्व दृष्टिकोण और जीवन दर्शन की मुख्य बातें समझने में मदद मिले, और वो भी बिना किसी बोझ के। बिल्कुल, तेजी से, गहराई से जानकारी पाना। और शायद कुछ आहा वाले पल भी मिल जाए रास्ते में। शुरुआत करने के लिए हबर्ड का जो नजरिया है मानवता के प्रति, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। वो शुरू में ही लिखते हैं, मेरा दिल आपके पास जाता है, आप जो भी हों, जहां भी हों। जी, ये उनके पूरे दर्शन की नींव है। एक बहुत ही समावेशी, बहुत सहानुभूति वाला रवैया है ये, जो उनके लेखन में बार बार झलकता है। जब वो कहते हैं, आप मेरे हैं, आप मेरे चर्च के सदस्य हैं, तो वो किसी खास धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस गहरे मानवीय बंधन की बात कर रही हैं जो हम सबको जोड़ता है, सिर्फ इसलिए कि हम इंसान हैं। तो चलिए इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उनके विचारों में और गहरे उतरते हैं। पहला हिस्सा लेते हैं, काम, सेवा और वर्तमान का दर्शन। हबर्ड का काम और व्यापार पर जो नजरिया था वो काफी अनोखा था। हाँ, वो मानते थे कि काम कोई श्राप नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। और ये कि व्यापार अब शोषण नहीं बल्कि मानव सेवा के एक रूप बन गया है। ये आज सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। हाँ, ये विचार उनके जमाने में भी काफी क्रांतिकारी रहा होगा और आज भी शायद इस पर बहस हो। ये उनका व्यावहारिक आदर्शवाद दिखाता है। उनके लिए व्यापार सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उसका एक ऊंचा मकसद था, सेवा। बिल्कुल। वो कहती थीं कि पारस्परिकता, सहयोग और आपसी संबंध जैसे शब्द भविष्य के लिए जरूरी है। उनका मानना था कि व्यापार तभी टिकेगा जब वो ग्राहक और समाज की सेवा करेगा। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता, खासकर आज की दुनिया में जहां लगता है कि मुनाफा ही सब कुछ है? देखिए, ये सवाल तो उठता है। हबर्ड शायद ये नहीं कह रहे थे कि हर व्यापार सेवा ही कर रहा है, बल्कि ये कि व्यापार का मकसद सेवा होना चाहिए। अच्छा। उनका मानना था कि लंबे समय में वही बिजनेस टिकते हैं और कामयाब होते हैं जो सच में लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं और ईमानदारी से चलते हैं। ये सिर्फ लेन देन से आगे की बात है, इसमें एक नैतिक पहलू जोड़ने की बात है। और ये आजकल की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कुछ है? हाँ, कुछ हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। और वो सिर्फ भविष्य की सेवा या किसी स्वर्ग की बात नहीं करते थे। हाँ, वो इस पे बहुत जोर देते थे कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। हाँ, अतीत का बोझ ढोना या स्वर्ग का इंतजार करना, ये सब नहीं। उनका मानना था कि पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाना है, और अभी यही अपना सबसे अच्छा जीवन जीना ही आगे की सबसे अच्छी तैयारी है। ये एक बहुत ही सशक्त जीवन दर्शन है, खासकर आज की भागदौड़ भरी दुनिया के लिए। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का अनुभव और सुधार वो यहीं और अभी हो सकता है। हमें किसी भविष्य या अतीत में अटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और उनका ये मानना कि पाप सिर्फ गलत दिशा में लगी ऊर्जा है और शैतान सिर्फ डर है, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और एक पॉजिटिव सोच पर बहुत जोर देता है। हाँ, ये डर और अपराध बोध से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की प्रेरणा देता है। जी हाँ। और सेवा का विचार तो बार बार आता है उनके लेखन में। वो कहते हैं कि दूसरों की मदद करके हम असल में खुद की ही मदद करते हैं, और सेवा से ही हम अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं। उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन की आत्मनिर्भरता का उदाहरण भी दिया था, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति की दृढ़ता और क्षमता दूसरों की बड़ी सेवा में बदल सकती है। आत्मनिर्भरता और सेवा का ये मेल बहुत जरूरी है। ये सिर्फ व्यक्तिवाद नहीं है, इसमें समुदाय और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी है। वॉशिंगटन का उदाहरण सिर्फ उनकी आजादी की लड़ाई का नहीं है। नहीं,
वो ये दिखाता है कि कैसे एक आत्मनिर्भर और दृढ़ व्यक्ति अपने प्रयासों से पूरे देश की आज़ादी और भविष्य बनाने में योगदान दे सकता है। आत्मनिर्भरता आपको दूसरों पर बोझ बनने से बचाती है और आपको सेवा करने लायक बनाती है। अच्छा, अब आते हैं मानवीय संबंधों पर। प्रेम, सहानुभूति, समझ। जैसा आपने पहले कहा, हिबर्ड ने महसूस किया कि इंसान होना ही हमें जोड़ता है। हाँ, उनका वो कथन, आप मेरे हैं, आप मेरे चर्च के सदस्य हैं, इसी सार्वभौमिक जुड़ाव को दिखाता है। ये एक गहरी भाईचारे की भावना है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि बाहरी मतभेदों से परे, चाहे वो धर्म हो, देश हो या सामाजिक स्थिति, हमारी साझा मानवता ही सबसे बड़ी सच्चाई है। और उनका ये कहना कि मैं आपको समझता हूं क्योंकि आप मेरे ही अंश हैं, ये गहरी सहानुभूति दिखाता है। हाँ, ये सिर्फ भावुकता नहीं है, ये एक व्यावहारिक समझ है कि हम दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों को समझ सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही मानवीय अनुभव से गुजरते हैं। और प्रेम तो उनके दर्शन के केंद्र में है। वो साफ कहते हैं, केवल प्रेम ही मैं भेजता हूं। हाँ, और एक और दिलचस्प बात उन्होंने कही कि एक महान प्रेम की याद, भले ही वो प्रेम खो गया हो, वो भी जीवन में ताकत और शांति दे सकती है। ये दुख को भी एक अलग नजरिए से देखना है। जी, प्रेम और सहानुभूति उनके लिए जीवन के जरूरी तत्व थे। उनका मानना था कि दुख का अनुभव, अजीब बात है, हमें ज्यादा मानवीय बनाता है। कैसे? ये हमें दूसरों के प्रति ज्यादा क्षमाशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है, क्योंकि हम खुद उस दर्द से गुजरे होते हैं। आपने वो सड़क पर दुखी महिला की कहानी बताई थी। हाँ, वो कहानी बहुत असरदार है। उस कहानी में हबर्ड बताते हैं कि कैसे सड़क पर एक उदास अकेली महिला को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। वो शायद कुछ कर नहीं पाए, पर बाद में उन्हें पता चला कि उसी दिन किसी अजनबी की एक छोटी सी मुस्कान या दयालुता ने उस महिला को गहरी निराशा से उबार लिया था। अच्छा, तो ये कहानी दिखाती है कि सहानुभूति की शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है, कैसे इंसानियत का एक छोटा सा पल भी किसी की जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने शिष्टाचार और मदद के व्यवहारिक पहलुओं पर भी काफी ध्यान दिया है। हाँ, वो कहते हैं कि शिष्टाचार अब जीवन के हर क्षेत्र में एक बढ़ता हुआ नियम बन रहा है। और किसी जरूरतमंद की मदद करने से कोई मजबूत इंसान छोटा नहीं हो जाता। उन्होंने ग्राहकों पर पूरा ध्यान देने की सलाह भी दी, चाहे ग्राहक छोटा हो या बड़ा। ये उनकी व्यवहारिक नैतिकता का हिस्सा है, ऐसा दर्शन जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जा सके। ये दिखाता है कि साधारण बातचीत और व्यवहार में भी दया और सम्मान कितने जरूरी हैं। सही जानकारी देना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना, किसी के समय का सम्मान करना, ये सब उनके अनुसार जीवन को मूल्यवान बनाने वाले काम हैं। ये भी सेवा का ही एक रूप है, जो इंसानी रिश्तों को मजबूत बनाता है। चलिए अब बात करते हैं सफलता और लंबी उम्र पर हबर्ड के विचारों की। उन्होंने बॉस की एक बहुत ही अलग परिभाषा दी है। हाँ, बहुत दिलचस्प है वो कहते हैं कि असली बॉस वो नहीं जो सिर्फ हुक्म चलाता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाता है और आलोचना सुनने को तैयार रहता है, चाहे वो सही हो या गलत। ये पारंपरिक बॉस की छवि से बिल्कुल अलग है। ये नेतृत्व पर एक बहुत गहरा और जिम्मेदार नजरिया है। ये पद या दिखावे के बारे में नहीं है। ये चरित्र, समर्पण और काम के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में है। बिल्कुल। हबर्ड के अनुसार बॉस वो है जो चीजें शुरू करता है, उन्हें पूरा करता है और सफलता और असफलता दोनों की कीमत चुकाने को तैयार रहता है। ये सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य पर आधारित नेतृत्व है। और फिर उनका 100 पॉइंट मैन का विचार, मतलब 100% खरा इंसान। हाँ, ये वो व्यक्ति है जो भरोसेमंद है, कम खर्च करने वाला है, आत्म अनुशासित है, शांत रहता है और जिसे जो काम सौंपा जाए उसे पूरा करने की क्षमता और इच्छा रखता है। उनकी थपेड़ों से। जी हाँ, 100 बिंदु वाला व्यक्ति वो है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जो स्थिर है, नैतिक रूप से मजबूत है और बहाने नहीं बनाता। ये गुण आज भी उतनी ही जरूरी हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। लंबी उम्र के बारे में उनके विचार भी बड़े अनोखे हैं। वो कहते हैं कि लंबी उम्र शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। हाँ, कि लोग अक्सर 70 या 80 साल को एक सीमा मान लेते हैं और फिर अवचेतन रूप से उसी के आसपास मरने की तैयारी करने लगते हैं और फिर वैसा ही हो जाता है। ये तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाली बात हो गई। बिल्कुल। और उनका नुस्खा क्या था? समय बीतने पर ध्यान मत दो, इंसानी मामलों में सक्रिय रुचि बनाए रखो, जरूरत से ज्यादा मत खाओ और सबसे जरूरी, मानसिक रूप से कभी रिटायर मत हो। मानसिक रिटायरमेंट नहीं, कभी नहीं। उनका मानना था कि शारीरिक गतिविधि के साथ साथ
मानसिक व्यस्तता और जीवन में एक मकसद होना, ये सेहत और लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ आराम और शारीरिक संतुष्टि की खोज खतरनाक हो सकती ये आज की एक्टिव एजिंग की सोच से कितना मिलता जुलता है ना? और उनका एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत था, मोशन इक्वल्स इमोशन, यानी गति ही भावना है। जी, उनका कहना था कि ऊर्जा हमेशा गति में रहती है और हमें अपनी भावनाओं को क्रिया के साथ, मतलब एक्शन के साथ संतुलित करना चाहिए। सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है, उसे व्यक्त करना, उसे कर्म में बदलना जरूरी है। ये संतुलन का एक शक्तिशाली रूपक है और एक व्यावहारिक सलाह भी। ये हमें भावनात्मक या बौद्धिक आलस्य और ठहराव के खतरों से आगाह करता है। हबर्ड का मानना था कि भावना बिना क्रिया के पागलपन की ओर ले जा सकती है। हाँ, मतलब अनियंत्रित और अनुत्पादक हो सकती है। इसके उलट जब हम पढ़ाई के साथ कुछ बनाते हैं या प्रेम के साथ मेहनत करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को एक सकारात्मक और रचनात्मक दिशा देते हैं। ये रचनात्मकता, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन को सार्थक बनाने के लिए अभिव्यक्ति और कर्म के महत्व पर जोर देता है। और ये उनके काम ही आशीर्वाद है वाले विचार से भी जुड़ता है। क्रिया, गति, काम ही जीवन को ऊर्जा और अर्थ देते हैं। शिक्षा पर उनके विचार थोड़े विवादास्पद लग सकते हैं। वो पारंपरिक किताबी शिक्षा की आलोचना करते थे। हाँ, उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा युवाओं को व्यावहारिक दुनिया और काम के लिए अयोग्य बना सकती है। वो किताबी ज्ञान के बजाय कठिन अनुभवों के विश्वविद्यालय से मिले व्यावहारिक ज्ञान और कौशल को ज्यादा महत्व देते थे। ये करके सीखने पर जोर है। बिल्कुल, वो ऐसी शिक्षा पर सवाल उठाते हैं जो असल दुनिया की चुनौतियों से कटी हुई हो। उनका मानना था कि उपयोगी बुद्धिमत्ता, मतलब वो ज्ञान जिसका जीवन में इस्तेमाल हो, सिर्फ डिग्रियों से कहीं ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान के खिलाफ थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चाहते थे कि ज्ञान जीवन को बेहतर बनाने के काम आए, सिर्फ दिमागी कसरत बनकर न रह जाए। अब कुछ आलोचनाओं और सामाजिक टिप्पणियों पर नजर डालते हैं जो हबर्ड ने अपनी नोटबुक में लिखी। हाँ, वो संगठित धर्म पर भी सवाल उठाने से नहीं हिचकिचाएं। हाँ, वो बाइबल को कई महान किताबों में से एक मानते थे, न कि एकमात्र सच। वो कहते थे कि आधुनिक समय में पुजारी का प्रभाव कम हो गया है। और वो इस विचार को भी खारिज करते थे कि इंसान का स्वभाव मूल रूप से बुरा है। हबर्ड यहाँ धार्मिक कट्टरता और संस्थागत नियंत्रण के बजाय व्यक्तिगत अनुभव, तर्क और वर्तमान जीवन पर जोर देती हैं। उनका मानना था कि धर्म स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ विकसित हुआ है। ये ईश्वर प्रेरित होने के बजाय मानव निर्मित है। जी, ये एक साफ मानवतावादी नजरिया है जो इंसान को अपने भाग्य का निर्माता मानता है और पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनाने की बात करता है, किसी परलोक में नहीं। एक और बहुत तीखी आलोचना वे कलात्मक स्वभाव के बहाने की करते हैं। हाँ, वो किस्से सुनाए थे उन्होंने कवि और चित्रकार के। हाँ, जो अपनी गैर जिम्मेदारी, आलस या बुरे बर्ताव को सही ठहराने के लिए कहते थे कि उनका कलात्मक स्वभाव ही ऐसा है। ये एक जरूरी आलोचना है। हबर्ड का मानना था कि ये तथाकथित कलात्मक स्वभाव अक्सर सिर्फ अनुशासनहीनता, आलस्य और अज्ञानता का बहाना होता है, सच्ची प्रतिभा का लक्षण नहीं। बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि महान प्रतिभा के साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी और बुनियादी इंसानी शराफत का संतुलन बहुत जरूरी है। आप महान कलाकार हो सकते हैं, लेकिन आपको एक जिम्मेदार और सभ्य इंसान भी होना चाहिए। ये आज भी बहुत प्रासंगिक है। हाँ, जहाँ कभी-कभी असाधारण प्रतिभा को बुरे व्यवहार का लाइसेंस मान लिया जाता है। और आखिर में दिखावटी बर्बादी और दिखावटी आराम पर उनकी टिप्पणी, कॉन्स्पिक्यूअस वेस्ट और कॉन्स्पिक्यूअस लेजर। हाँ, वो इस सामाजिक चलन की आलोचना करते हैं कि लोग समाज में सम्मान पाने के लिए फिजूल खर्ची और आलस्य का दिखावा करते हैं, कि काम न करने की क्षमता को एक गुण और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ये सामाजिक पाखंड पर एक गहरी चोट है। हबर्ड का तर्क है कि सच्चा सम्मान इस तरह के दिखावे से नहीं आता, बल्कि उपयोगी कोशिश, कड़ी मेहनत और समाज में वास्तविक योगदान से आता है। उनके लिए काम कोई श्राप नहीं था जिसे टाला जाए, बल्कि वो सौभाग्य, सम्मान और आत्म अभिव्यक्ति का जरिया था। जी हाँ, ये विचार उनके काम करने के तरीके और जीवन के प्रति उनके सकारात्मक नजरिए से पूरी तरह मेल खाता है। वो मेहनत की गरिमा में विश्वास रखती थी, आलस्य की नहीं। तो एल्बर्ट हबर्ट के नोटबुक के इस संक्षिप्त दौरे से हमने काफी कुछ सीखा। उनके विचारों में व्यावहारिकता है, गहरा आशावाद है, काम और सेवा का महत्व है, प्रेम और सहानुभूति की केंद्रीयता है, आत्मनिर्भरता पर जोर है और सबसे बढ़कर वर्तमान पल में पूरी तरह जीने का आह्वान है।
हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 100 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए ये विचार आज भी मतलब आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल, चाहे वो व्यक्तिगत विकास की बात हो, नेतृत्व के उसूलों की, या इंसानी रिश्तों को समझने की, या जीवन के प्रति एक सक्रिय और सकारात्मक नजरिया अपनाने की। वो हमें लगातार सक्रिय रहने, सीखने, सहानुभूति रखने, जिम्मेदारी लेने और सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मोशन इक्वल्स इमोशन का सिद्धांत हो या 100 पॉइंट मैन की अवधारणा, यह आज भी हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ठोस दिशा दे सकते हैं। और आखिर में हावर्ड का एक विचार साझा करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो लिखते हैं कि दुनिया को बेहतर बनाने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका योगदान कितना भी छोटा क्यों ना हो, किसी न किसी हद तक मानव जाति का उद्धार करता होता है। ये वाकई एक शक्तिशाली और प्रेरक विचार है। हाँ, ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज के संदर्भ में हम अपने छोटे या बड़े कामों से अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकते हैं। कैसे हम अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अल्बर्ट हबर्ट के शब्दों में एक उद्धारकर्ता की भूमिका निभा सकते हैं, भले ही छोटे पैमाने पर ही सही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी सोच सकते हैं। बिल्कुल। अल्बर्ट हबर्ट की नोटबुक से निकले इन विचारों पर इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को ये अन्वेषण उपयोगी और रोचक लगा होगा।